कहानी शुरू होती है अफ्रीका महाद्वीप के दिल में बसे एक भूले हुए इलाके से, मुकोनो डीप रिजर्व। ये जंगल इतना पुराना है कि इसके दरख्तों की उम्र हजारों साल मानी जाती है। इस जंगल की खासियत सिर्फ इसकी घनी हरियाली नहीं, बल्कि वो कहानियां हैं जो कभी किसी किताब में दर्ज नहीं की गई। जहां स्थानीय लोग कहते हैं मुकोनो में रात पेड़ों की नहीं होती, कुछ और उनका मालिक है। 4 दोस्त आरव, रोहेन, लैला और ब्रैंडन अफ्रीका में कैंपिंग को लेकर बेहद एक्साइटेड थे। आरव एडवेंचर फिल्मर, रोहेन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, लैला ट्रैवल व्लॉगर, ब्रैंडन अफ्रीकन बोर्न गाइड। चारों की टीम एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी, अफ्रीका's फॉरगॉटन फॉरेस्ट्स। उन्हें नहीं पता था कि वो जिस जंगल में जा रहे हैं वो किसी इंसान के लिए नहीं है। जब वे मुकोनो के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक बूढ़ा लोकल जिसकी एक आंख सफेद थी रास्ता रोककर बोला, अगर रात ने तुम्हें देखा तो सुबह तुम्हें कोई नहीं देखेगा। मुकोनो रात को जिंदा हो जाता है, ब्रैंडन ने हंसकर कहा। बाबा जी, हम प्रोफेशनल हैं। लेकिन बूढ़े ने आरव का हाथ पकड़कर धीरे कहा, तुम कैमरे से सब कुछ कैद कर लोगे, पर जो तुम्हें देखेगा उसकी आंखें तुम्हारे कैमरे में नहीं दिखेंगी। उन बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गलती यहीं हो गई। 4 जंगल के पहले कदम। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा का तापमान अचानक 8 डिग्री कम हो गया। रोहेन ने नोट किया, ये तो अजीब है, यहाँ ठंड होने का कोई कारण नहीं है। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुंच रही थी। जंगल के अंदर अजीब सी पेट्रोल जैसी गंध फैली थी। लैला बोली, ये कैसी स्मेल है? ब्रैंडन बोला, ये मुकोनो की वार्निंग स्मेल है। जब जंगल वो गंध छोड़ता है, इसका मतलब है वो आपको स्वीकार नहीं कर रहा। कैमरा ऑन था। रिकॉर्डिंग में अचानक एक लो फ्रीक्वेंसी हम आया, ऐसा साउंड जो इंसान नहीं सुन सकता लेकिन माइक कैप्चर कर लेता है। ब्रैंडन ने हेडफोन्स लगाकर कहा, ये तो हार्ट बीट जैसा है। आरव बोला, किसका हार्ट बीट? जंगल का क्या हार्ट बीट? पर साउंड बार बार रिपीट हुआ, थुक थुक थुक, ऐसे जैसे धरती के अंदर कोई विशाल चीज सांस ले रही हो। शाम तक चारों ने कैंप सेट कर लिया। जैसे ही अंधेरा हुआ, अचानक लगा कि जंगल की आवाजें गायब हो गईं। ना कीड़े, ना पक्षी, ना हवा की सरसराहट, बस एक बहुत धीमा लगातार चलता किसी के चलने जैसा सर्र साउंड। रोहेन ने टॉर्च जलाते हुए कहा, लगता है कोई बड़ा एनिमल पास है। लेकिन टॉर्च की रोशनी जैसे ही जमीन पर गई, मिट्टी में सीधी लंबी उंगलियों के निशान थे, मनुष्य जैसे, लेकिन कम से कम 12 इंच लॉन्ग। रात गहराते ही हवा तेज होने लगी। लैला ने माइक उठाकर साउंड रिकॉर्ड किया। साउंड में अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई दूर से कह रहा हो, आओ इधर, और बीच बीच में एक बच्चा जैसा स्वर। लैला ने जो प्लेबैक दिखाया उसमें एक पेड़ के पीछे एक मानव जैसी आकृति खड़ी थी। पूरा शरीर पतला, गर्दन लंबी, लगभग 2-5 मीटर, और चेहरा जैसे कोई मास्क पहना हो। अगले फ्रेम में वो आकृति पेड़ के पीछे से गायब, और उस जगह पेड़ की छाल अंदर की तरफ उधड़ी हुई थी, मानो किसी ने हाथ अंदर घुसाकर मोड़ा हो। ब्रैंडन बोला, ये मुकोनो का अंदुगु है। ये वो स्पिरिट है जो रात के यात्री उठाकर ले जाता है। आरव ने कहा, पर हमने तो उसे देखा भी नहीं। ब्रैंडन ने धीमे कहा, वो दिखता तभी है जब वो चाहे कि आप उसे देखें। आधी रात, चारों सोने ही वाले थे कि अचानक टेंट के पास भारी कदमों की धीमी आवाज आने लगी। थुक थुक थुक, जैसे कोई विशाल चीज धरती को दबाकर चल रही हो। लैला ने कांपते हुए कहा, कोई बाहर है? ब्रैंडन ने सांस रोककर सुनने की कोशिश की। अचानक टेंट की सतह पर लंबी उंगलियों ने अंदर की तरफ दबाना शुरू किया। कपड़ा उभर गया, जैसे कोई हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। सबके दिल धड़क उठे। रोहिन फुसफुसाया, किसी ने हमारा पीछा किया है। आरव बोला, लाइट मत ऑन करना। लेकिन रोहिन के हाथ से गलती हो गई। टॉर्च ऑन हो गई। जैसे ही रोशनी बाहर गई, टेंट की दीवार पर वो हाथ अचानक पीछे हट गया। कम से कम 13 इंच लंबी उंगलियां, और स्किन ऐसी जैसे लकड़ी और मांस का मिश्रण हो। ब्रैंडन बाहर देखने गया, बाकी 3 उसके पीछे। बाहर हवा में अजीब सी चुप्पी थी। अचानक लैला ने ऊपर देखा और चीख निकल गई। टॉर्च की रोशनी पेड़ की ऊंचाई पर गई, और वहां एक मानव जैसी छाया उल्टे लटके हुए चढ़ रही थी। उसका चेहरा उल्टा मुड़ा हुआ, और सफेद खोखली आंखें सीधे नीचे चारों की तरफ देख रही थीं। उसका जबड़ा इतना लंबा था कि छाती तक पहुंच रहा था। अचानक वह आवाज निकली, सिम्बा सिम्बा। ब्रैंडन दहशत में बोला, ये अंदुगु नहीं है, ये तो उससे भी पुराना है। ये मुकोनो कॉलर है। आरव ने पूछा, ये क्या करता है? ब्रैंडन ने डरते हुए कहा, ये आपका नाम चुराता है, और अगर किसी का नाम ये जान ले तो वो इंसान वापस नहीं जाता। अगले ही पल
पूरे जंगल में एक आवाज गूंजी, मानव और जानवर की मिलीजुली वो आरव का नाम। लैला चिल्लाई, ये तुम्हारा नाम क्यों ले रहा है? कॉलर पेड़ से नीचे उतरने लगा। धीरे धीरे उंगलियां जमीन तक घिसटती हुई आरव पीछे हटता गया। उसके पैर कांपने लगे। ब्रैंडन ने चिल्लाकर कहा, भागो, कॉलर को नाम मिल गया है, अब ये नहीं रुकेगा। चारों भागे। टॉर्च की रोशनी हिलती हुई जंगल के बीच अंधेरा चीरती हुई, पेड़ों में आवाजें, टहनियों का टूटना और पीछे से आती वो क्रीपी आवाज, राव, इधर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। जैसे कोई बहुत पास फुसफुसा रहा हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। कॉलर अब जमीन पर दौड़ रहा था, 4 पैरों पर इंसानी शरीर के साथ। उसकी स्पीड जानवरों जैसी। चारों किसी तरह दौड़ते दौड़ते एक पत्थरों से भरी घाटी तक पहुंचे। घाटी के बीचों बीच एक पुरानी जनजाति का सेक्रेड सर्कल था, 12 पत्थरों का गोलाकार ढांचा। सुबह हो चुकी थी, लेकिन मुकोनों में दिन की रोशनी भी सुरक्षित महसूस नहीं होती। पेड़ों की शाखों पर जली हुई राख थी। जंगल की मिट्टी में रात भर के पैरों के निशान अब भी धड़कते हुए लग रहे थे। आरव ने गला सूखते हुए कहा, हम यहां से निकले क्यों नहीं? ब्रैंडन ने सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि तुम कॉलर की लिस्ट में हो। अगर हम जंगल से बाहर गए तो वो तुम्हें हर जगह ढूंढ लेगा। लैला बोली, मतलब अब हम फंस गए हैं? ब्रैंडन ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, एक रास्ता है। मुकोनो हार्ट में वो मंत्र है जो कॉलर के असर को तोड़ता है। चारों ने सामान उठाया और जंगल के सबसे घने हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पेड़ बदलने लगे। छाल पर अजीब काले उभार, जैसे किसी ने उसमें चेहरे तराश रखे हों। कुछ चेहरे रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ चीख रहे थे। लैला ने कैमरा उठाया। ये क्या है? ब्रैंडन बोला, ये मुकोनो स्पिरिट्स के नकाब हैं। ये इन्हीं पेड़ों में फंसे रहते हैं। अरव ने ध्यान से देखा, कुछ चेहरे हिल भी रहे थे, मानो उनमें जान हो। अचानक उन्हें एक विशाल पेड़ दिखाई दिया, जिसके तने पर एक बड़ा सिंबल था, 3 रेखाएं, फिर एक सीधी लंबी दरार। ब्रैंडन ने तुरंत चारों को पीछे खींचा। रुको, ये किवुको मार्क है। रोहिन ने पूछा, इसका मतलब? ब्रैंडन बोला, ये जंगल का बॉर्डर है। इसके आगे वो प्राणी रहते हैं जो कॉलर से भी पुराने हैं। अगर उनकी नींद टूट गई तो पूरा जंगल जाग जाएगा। आरव बोला, हमें जाना तो वहीं है ना? हाँ, ब्रैंडन ने कहा, लेकिन बहुत सावधानी से। जैसे ही वे प्रतीक की सीमा पार करते हैं, जंगल की आवाजें अलग हो जाती हैं। कोई हवा नहीं, कोई सरसराहट नहीं, पर एक हल्की सी लो फ्रीक्वेंसी धड़कन हर जगह सुनाई दे रही थी। थुक थुक थुक, जैसे पूरा जंगल एक विशाल दिल हो। रोहिन बोला, क्या ये हार्ट की धड़कन है? ब्रैंडन ने धीरे कहा, यह हार्ट के पास आने का संकेत है, पर यह धड़कन जितनी तेज होगी उतना ही खतरा बढ़ेगा। करीब 1 घंटे चलने के बाद उन्हें एक अजीब पेड़ दिखा। वो पेड़ सांस ले रहा था। हाँ, सच में, उसका तना हर कुछ सेकंड में अंदर बाहर हो रहा था, जैसे फेफड़े। लैला बोली, ये क्या चीज है? ब्रैंडन कांप कर बोला, ये एम्बोयू ट्री है। ये उन आत्माओं को खींचता है जो कॉलर के शिकार होते हैं, जिनका नाम चुराया गया। आरव धीरे से बोला, मतलब ये लोग कभी बच नहीं पाए? ब्रैंडन ने सिर हिलाया, नहीं। अचानक चारों ने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनी। पहले धीमी थप थप, फिर तेज ठप ठप ठप। लैला ने फुसफुसाते हुए कहा, ये कॉलर तो नहीं? ब्रैंडन ने हवा को सूंघा, नहीं, कॉलर की स्मेल गीली मिट्टी जैसी होती है। ये कोई और है। रोहिन ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा और उसकी आंखें फैल गईं। दूर जंगल में कोई खड़ा था, इतना लंबा कि उसका सिर पेड़ों की शाखों से भी ऊपर था। उसका शरीर जैसे सूखी बेलों से बना हो, और सबसे डरावनी बात, उसके पैरों के नीचे जमीन धंस नहीं रही थी, वो हवा में तैर रहा था, धीरे धीरे सीधे उनकी तरफ। लैला फुसफुसाई, ये क्या है? ब्रैंडन बोला, द लॉन्ग वन, मुकोनो का दूसरा प्राणी। ये कॉलर से भी शांत और खतरनाक है। लेकिन जैसे ही वे हार्ट के करीब पहुंचे, एक साया हार्ट के पीछे उठता दिखाई दिया। कॉलर, लॉन्ग वन या कोई तीसरा? अभी कोई नहीं जानता। रात गहरी हो चुकी थी। अफ्रीका के काले आसमान पर तारे नहीं, बस एक धूल से धुंधला चांद तैर रहा था। ईथन, आशा, डैनियल और सेफू चारों आग के इर्द गिर्द बैठे थे, थके हुए, कांपते हुए और उस आखिरी चीख के बारे में सोचते हुए जो जूरी के साथ जंगल में गुम हो गई थी। अचानक हवा रुक जाती है, आग की लपटें नीचे बैठती हैं, जंगल बिल्कुल शांत। ईथन धीरे से कहता है, ये नॉर्मल साइलेंस नहीं है, ये किसी का इंतजार है। और तभी चारों दिशा से एक साथ पेड़ों की लंबी सूखी तनों के अंदर से ठक 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 धीमी सी दस्तक गूंजती है।
जैसे कोई अंदर से खोजना चाहता हो, जैसे कोई बाहर आने को तैयार हो। आशा फुसफुसाती है, ये वही हॉलो ट्रीज हैं जिनके बारे में सेफू ने वार्निंग दी थी। सेफू कांपते हुए गर्दन हिलाता है। रात को इनके अंदर वो चीजें जाग जाती हैं जो पेड़ों में नहीं रहनी चाहिए थीं। पेड़ों की दरारों से काले हाथ बाहर आने लगते हैं, लंबी उंगलियां, टूटी हड्डियों वाली उंगलियां जिनके सिरे ऐसे मुड़े हुए थे मानो किसी जानवर ने उन्हें चबाते हुए छोड़ दिया हो। डैनियल विस्पर करता है, रन रन। चारों भागते हैं, लताओं को धकेलते हुए, कांटों में कपड़े फंसते हुए, सांसें टूटी हुई। पीछे पेड़ों के भीतर से गूंजता हुआ ठहाका, माँ आ। एक इलाजी, मुंह बिगाड़ने वाली आवाज, जैसे भाषा की नकल कर रहा हो पर इंसानी नहीं। अचानक सेफू रुक जाता है। उसके सामने जमीन फट चुकी है। एक गहरे अंधेरे गड्ढे में सैकड़ों छोटे छोटे मूर्तियां पड़ी थीं, काले पत्थर की मुड़ी तुड़ी आकृतियां जिनके चेहरे इंसान के थे पर आंखें खोखली। ईथन चिल्लाता है, ये क्या है? किसने बनाई ये? सेफू सांस रोककर बोलता है, ये वो लोग हैं जो इस जंगल में खो गए थे। ये उनकी आखिरी शक्लें हैं। अचानक हवा में जूरी की आवाज गूंजती है, लथवंत्यन। सबके कदम रुक जाते हैं। आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, यह जूरी नहीं, यह वो चीज है जो उसकी आवाज का इस्तेमाल करती है। डैनियल पीछे देखता है और उसी क्षण एक आवाज उसके ठीक कान के पीछे से आती है। डैनियल चीखते हुए पीछे झपटता है और पेड़ों के अंदर से लंबे हड्डियां टेढ़े हाथ बाहर निकलकर उसके पैरों को जकड़ लेते हैं। ईथन उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर डैनियल मिट्टी में घसीटा जाने लगता है। पेड़ उसे निगल रहे थे। मिट्टी फटती है और डैनियल अंदर खींच लिया जाता है। सन्नाटा। आशा फूट कर रो पड़ती है, यहाँ तक कि कीड़े भी चुप हो गए। आरव ने धीमे कहा, यह जंगल इससे डरता है। ब्रैंडन बोला, हाँ, ये मुकोनो के मालिकों में से एक है। लॉन्गवान अब सिर्फ 30 मीटर दूर था। उसका चेहरा नहीं था, बस एक लंबा खिंचा हुआ खोल जहां चेहरा होना चाहिए था, और उसके अंदर से एक दबा हुआ थरथराता हुआ साउंड आ रहा था। हाँ सर। ब्रैंडन ने चारों को जमीन पर धकेला। नीचे देखो, कभी ऊपर मत देखना। लॉन्गवान अब बहुत पास था। उसकी लंबी उंगलियां हवा में कांप रही थीं। उसकी परछाई आरव के पैरों पर गिरी और उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुक रहा है। लैला धीरे से रोने लगी। लॉन्गवन ने उनके ऊपर झुककर लंबी सांस ली, जैसे वो उनकी आत्माओं की गंध सूंघ रहा हो। लॉन्गवन ने 3 बार चक्कर लगाया और अचानक घने जंगल की दिशा में धीरे से पीछे हट गया और कुछ सेकंड बाद गायब हो गया। सबकी सांसें भारी थीं। आरव ने कहा, हम बच कैसे गए? ब्रैंडन बोला, तुमने उसकी आंख नहीं देखी इसलिए। लैला ने पूछा, अब क्या? ब्रैंडन ने पेड़ों की दिशा में देखा। हार्ट बस कुछ घंटों की दूरी पर है, पर वहां पहुंचने के लिए हमें एक जगह पार करनी होगी। रोहिन बोला, कौन सी? ब्रैंडन ने धीमे कहा, द फील्ड ऑफ लॉस्ट वॉइसेस। वो मैदान जहां जिन लोगों के नाम कॉलर ने चुराए उनकी आवाजें हवा में फंसी रहती हैं। आरव बोला, अगर वहां गए तो क्या होगा? ब्रैंडन, अगर तुम्हारा नाम पुकारा गया और तुमने जवाब दे दिया तो तुम उनका हिस्सा बन जाओगे। चारों ने डरते हुए एक दूसरे को देखा, लेकिन अब पीछे लौटना असंभव था। जैसे ही वे हार्ट की दिशा में बढ़ते गए, जंगल पतला होने लगा, पेड़ कम होते गए और एक बड़ा मैदान सामने आया। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, मानो हजारों लोग धीमे धीमे कुछ बोल रहे हों। चिल्लाना, रोना, फुसफुसाना, हंसना, सभी आवाजें आपस में मिलने लगीं। आरव ने डरते हुए कहा, ये लोग कौन है? ब्रैंडन बोला, वो जिन्हें कॉलर वापस ले गया। अचानक हवा में एक आवाज उभरी, आरव, मेरी बात सुनो। आरव का दिल रुक गया। ये उसी की आवाज थी, ठीक उसी जैसी। कॉपी। लैला चिल्लाई, कोई भी जवाब मत देना। जैसे ही वे मैदान के बीच पहुंचे, आवाजें तेज होने लगीं। हर दिशा से कुछ आवाजें लैला के नाम से पुकारने लगीं। अब गुस्से में थीं। हवा तेज हो गई, घास लहराने लगी और उसी हवा में काली परछाइयां उठने लगीं, मानव जैसी पर बिना चेहरे वाली। उनकी चाल टूटी फूटी थी, जैसे कोई इनविजिबल स्ट्रिंग्स उन्हें खींच रही हों। ब्रैंडन चिल्लाया, भागो, हार्ट 1 किलोमीटर दूर है। चारों भागने लगे। पीछे से आवाजें और जोर से, आरव, लैला, रोवन। एक परछाई लैला के पैर से टकराई। ओरू, मारो, सेफू। हाँ, अब वे नाम लेकर पुकार रहे थे। ईथन फुसफुसाता है, इट नोज अस नाउ। आशा हाथ पकड़कर कहती है, हमें अभी इस जंगल से बाहर निकलना होगा, वरना हम भी उन पत्थर की मूर्तियों की तरह बन जाएंगे।
तीनों एक आखिरी बार पीछे देखते हैं। पेड़ों की दरारों से मानव आकार की परछाइयां उन्हें देख रही थीं। हर परछाई एक नाम, हर नाम एक शिकार। ईथन, आशा, सेफू, रन। तीनों अंधेरे में घुस जाते हैं, बिना दिशा, बिना रोशनी, बिना उम्मीद। उनके पीछे पेड़ों की आवाज, भूखी, जागी हुई और बहुत नजदीक। रात बीत चुकी थी। जंगल अभी भी अंधेरा था, पर उसकी खामोशी अब पहले जैसी भूखी नहीं थी। ईथन, आशा और सेफू थके हुए, घायल पर जिंदा, उस आखिरी संघर्ष के बाद पेड़ों के बीच बनी एक संकरी सूखी नदी के किनारे बैठ गए। ईथन धीरे से कहता है, डैनियल, सूरी, हम उन्हें वापस नहीं ला सके, पर हमें बाहर निकलना ही होगा। उनकी याद को लेकर, उनकी लड़ाई को लेकर। आशा आंसू पोंछते हुए सिर हिलाती है। सेफू रखी हुई लाल पत्थर की चाम को उठाता है, वही चाम जो उसकी दादी ने उसे दिया था। वो बोलता है, मेरी दादी कहती थी, इस जंगल में अंधकार जितना पुराना है, उतनी ही पुरानी रोशनी भी है। ईथन, क्या वो रोशनी अभी भी जिंदा है? सेफू मुस्कुराता है, हाँ, बस हम भूल गए थे उसे ढूंढना। तीनों चल पड़ते हैं, वह रास्ता जो केवल अच्छे लोग देख सकते थे। घंटों चलते रहे, पेड़ शांत, हवा मुलायम, जैसे जंगल खुद रास्ता दिखा रहा हो। अचानक दूर एक चमक नजर आई, धूप की एक पतली सुनहरी रेखा। आशा हांफते हुए दौड़ती है, ईथन, ये सूरज की रोशनी है। तीनों उस तरफ भागते हैं, जैसे रोशनी उनका नाम पुकार रही हो, जैसे किसी ने उन्हें चुना हो। पेड़ों के बीच एक संकरी जगह खुलती है और वहां एक पुराना पत्थर का मेहराब खड़ा था। उस पर काई जमी थी, लेकिन बीच में हल्की चमक बह रही थी। सेफू फुसफुसाता है, दिस इज द गेट ऑफ सफारा, जंगल की दया का दरवाजा। ईथन, चलो, इससे पहले कि अंधेरा फिर जाग जाए। तीनों मेहराब के नीचे कदम रखते हैं और उसी पल जंगल के अंदर से आखिरी बार हवा में फुसफुसाहट उठती है, आ गो। पर यह फुसफुसाहट डरावनी नहीं थी, यह विदाई थी। तेज गर्म चमकीली धूप उन पर टूट पड़ती है। पेड़ पीछे हट जाते हैं, कांटे झुक जाते हैं और सामने एक विशाल सुरक्षित घास का मैदान खुलता है। हवा में फूलों की महक, दूर नदी का पानी चमकता, पक्षी चहचहाते और जीवन जैसे वापस लौट आया हो। आशा घुटनों पर गिर जाती है। हम बच गए। ईथन उसकी पीठ थपथपाता है, हम जिंदा हैं, हम अभी भी यहाँ हैं। सेफू जमीन पर बैठकर रोता है, पर ये राहत के आंसू थे। पीछे मेहराब धीरे धीरे पत्तों से ढक गया, जैसे जंगल ने खुद दरवाजा बंद कर दिया हो। कुछ घंटे बाद पास के मासाई गाइड्स का एक समूह उन्हें अपनी तरफ आते देख लेता है। वे तीनों को पानी, खाना, दवाइयां देते हैं। ईथन पहली बार मुस्कुराता है, थैंक यू, यू सेव्ड अस। चीफ क्यू जवाब देता है, तुम्हें जंगल ने वापस भेजा है, यह उसका आशीर्वाद है। 2 हफ्ते बाद ईथन, आशा और सेफू शहर में वापस हैं। डैनियल और जूरी के लिए एक छोटा स्मारक बनाया जाता है, उनकी पसंदीदा तस्वीरें, उनके नाम और एक छोटी सी रोशनी। ईथन कहता है, हम उन्हें नहीं बचा सके, पर हम उन जगहों में नहीं टूटे जहां कोई इंसान खड़ा नहीं रह सकता था। आशा मुस्कुराती है, उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी, हम उनकी कहानी दुनिया को बताएंगे। सेफू शांत होकर आसमान की तरफ देखता है। अंतिम दृश्य, तीनों दोस्त एक पहाड़ी पर बैठे हैं, सूरज ढल रहा है, हल्की हवा बह रही है और कोई डर नहीं। ईथन गहरी सांस लेता है, आशा मुस्कुराकर जोड़ती है, बस हूं मैं रोशनी के लिए। एक कदम और बढ़ना पड़ता है। सेफू कहता है, हम तीनों वापस आए और यही हमारा मिरेकल है। कहानी खत्म होती है डर के साथ नहीं, बल्कि जिंदगी की गर्माहट के साथ। आपके सपोर्ट से ही यह सफर आगे बढ़ता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानियां, रोमांचक वीडियो और नई अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें।